मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसके जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप प्लीज सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दो। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का 14 क्वेश्चंस है इसमें, इन सब की एक ब्रीफ वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे एम्फेसिस दूंगा जो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है जिनकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाने चाहिए उस पे मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। बस मैं बता दूंगा कि आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो फिर वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यही साला डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट भी क्यों है? और सिर्फ इंस्टीट्यूट की 2 मिस्टेक की वजह से, और ज्यादा नहीं। सिर्फ इंस्टीट्यूट की 2 गलती की वजह से ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, उसका आंसर देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या लिख रखा है और क्या होना चाहिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो यार बहुत सिंपल हुआ, ये तो फोकट के आपको एक तरीके से 2 या 3 मार्क्स दे दिए। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स की आपको डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन आप चाहो तो आपके मॉड्यूल में से लिख लो या आप चाहो तो आपके नोट्स में से लिख लो, पर नोट्स में बहुत ब्रीफ में है, उसमें इज द ए एन आपको लगाने पड़ेंगे, मतलब उसकी ग्रामर आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसमें बिल्कुल कंसाइज टू द पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको पूरा सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ आपके मॉड्यूल में कि मॉड्यूल में होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की क्या डेफिनेशन है। और मेरे हिसाब से वो जो डेफिनेशन वहां लिखी हुई है वो ज्यादा करेक्ट है। ये जो इन्होंने यहाँ लिख रखा है ये सारा बेकार सा। यहाँ पे ये देखो, ये जो इन्होंने होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन वहीं से उठा के लिख रखी है, लेकिन उसका फॉर्मेट भी सही नहीं है और मतलब पॉइंट्स भी इनके ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मैं इसको नकारता हूँ भाई। मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं इसमें। इससे अच्छा हम चलते हैं हमारे पेज नंबर 18 पे, वहां पे देखते हैं कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। और इस डेफिनेशन को भी अब अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आगे 1-2 क्वेश्चन और आने वाला है। ये रही होल्डर की डेफिनेशन सेक्शन 8 और होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9। ये 2 सेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे एक्सप्लेन करने को कहा है कोई स्पेसिफिक चीज और उस स्पेसिफिक चीज पे कोई सेक्शन है तो लिखना बहुत जरूरी है। समझ लो कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के लिए ही 1-1 मार्क्स होंगे इस क्वेश्चन में। होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एंटाइटल्ड। होल्ड करे कि ना करे उससे मतलब नहीं है, कि वो एंटाइटल्ड हक होना चाहिए उसका, एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन। होल्डर कौन है? कि जो अधिकार रखता है उस डॉक्यूमेंट को पजेस करने का। एंड एंटाइटल्ड, वापस से, एंड एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर फ्रॉम द पार्टीज देयरटू। ये एंटाइटल्ड वर्ड है ना, ये दोनों में आएगा। होल्डर कौन है? जो पजेस करने का भी अधिकार रखता हो और पैसे लेने का भी अधिकार रखता हो, ये कौन है? होल्डर। और सर होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में बस एक मेन टर्म जुड़ जाता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स में आना चाहिए आपका फॉर कंसिडरेशन, कि वो ये सारी चीज रखता हो विद कंसिडरेशन। होल्डर तो विदाउट कंसिडरेशन भी चलेगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या चाहिए? कंसिडरेशन। एनी पर्सन who for consideration, important term, became the possessor of a promissory note, bills of exchange or check if payable to bearer। अगर bearer वाला है तो बस वो बन जाए possessor, तो और consideration हो तो क्या बन जाएगा भाई? holder in due course और the payee or endorse if payable to order। मतलब यार ये वाला जो टर्म है ना, और द पेई और एंडोर्सी देयरऑफ, ये क्या कह रहा है कि अगर बियरर है और आपको मिल गया, ठीक है, या आपको किसी और ने दे दिया, मिल गया तो गलत टर्म है क्योंकि आप एंटाइटल्ड नहीं हो, आई एम सॉरी, कि आपको मैंने ऐसे ही दे दिया
तो आप बन गए पोसेसर, उसमें कोई एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या बन जाओगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि बियरर में एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका ऑर्डर वाला है तो आप पोसेसर तो बन गए, पर किसी ने आपको एंडोर्स भी किया हो या आप ही इमीडिएट पेई होने चाहिए, तो ही आप क्या होगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनोगे। नेक्स्ट कंडीशन, बिफोर द अमाउंट मेंशन इट बिकेम पेएबल, कि यार ऐसा ना हो कि आपको बिल कब मिला, जब वो पेयर ऑलरेडी पे कर चुका था उसके बाद मिला, नहीं, पेमेंट होने से पहले आप उसको पोजेस करते हो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, ये इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he derived his title। मतलब अगर मुझे ये बिल शब्बीर सर से मिला है, तो मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसमें मैं ये बिलीव करूं कि शब्बीर सर के पास ये बिल जो आया है ये वैलिड तरीके से नहीं आया। गुड फेथ में मेरे को ये चीज मिली, मतलब शब्बीर सर एक रेस्पेक्टेड पर्सन है और उन्होंने मुझे बिल दिया है, तो मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं ये शक लाऊं मेरे दिमाग में कि यार हो सकता है ये चोरी करके लाया साला चोर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब देखो, ये दो डेफिनेशन मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाई क्योंकि आगे रिलेटेड भी इनसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरली मैं इतना कह के छोड़ सकता था कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो क्वेश्चन में लिखी हुई डेफिनेशन वो अधूरी इनसफिशिएंट डेफिनेशन है, आपको ये चीज लिखनी चाहिए विद सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 8। ठीक है, अब चलते हैं अपन वापस से हमारे सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें उसने एक केस स्टडी हमसे पूछी है और उस केस स्टडी के बारे में हमें बताना है उनको। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, द ड्रॉवर डी इज इंड्यूस्ड बाय ए फेवर अ चेक इन फेवर ऑफ बी। अब इसमें आपको ये मैं इससे बता देता हूँ ड्राइंग बना के कि ये है हमारा ड्रॉवर डी। डी भाई साहब को किसने कहा, ए ने, कि आप बिल बना दो किसके नाम पे, पी के नाम पे, चेक बना दो किसके नाम पे, पी के नाम पे। हु इज एन एग्जिस्टिंग पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या है, फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, एग्जिस्टिंग पर्सन है। तो डी मान गया कि मैं किसके नाम पे बनाता हूँ, पी के नाम पे बनाता हूँ। जो भी पीछे की कहानी हो, पी को पैसे देने हो, क्यों देने हो, ये पता। ए इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द चेक टू पी, ए ने पी को तो नहीं भेजा चेक, फॉर गोज, अब ये यहाँ पे गलती, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, फॉर गोज नहीं आएगा, फॉर्जेस आएगा। A instead of sending the check to P forges his name and pays the check into his own bank। किसको दे दिया, उसकी बैंक में जमा करा दिया, फॉर्ज कर दिया। ठीक है, ये फॉर्जरी हुई और फॉर्जरी के लिए बहुत सख्त कानून है भाई, होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी फॉर्जरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। वेदर D can recover the amount of check from A's banker decide। तो कॉमन सेंस, यार सर ये तो फॉर्जरी है, और फॉर्जरी मतलब नलिटी, कि अगर डी, कौन है भाई साहब, ये डी भी लिख दूं मैं, अगर डी ने ये चेक किसके कहने पे बनाया, ए के कहने पे बनाया, तो किसके लिए बनाया, पी के कहने पे, पी के लिए बनाया। अब वो जो शाना है ना, कौन, ए, उसने क्या करा, वो जो वहां पे पी लिखा हुआ था ना, उसकी फॉर्जरी कर ली और पी को क्या बना दिया उसने, ए। तो देखो ये दिख रहा होगा आपको कि ये मैंने भी थोड़ी सी फॉर्जरी करके ये पी को एक डंडी खींच के क्या बना दिया है, ए बना दिया। और फिर ये ए वाला चेक किसको दे दिया, ए ने अपनी बैंक को दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये ए ने जो चेक अपनी बैंक से देके उसको जो इनकैश करवा लिया, तो क्या डी के पास ये राइट है कि वो ए की बैंक से पैसे वसूल कर सके? हाँ है। क्यों? क्योंकि ए ने क्या करी थी, फॉर्जरी, उस बैंक को ये पकड़नी चाहिए थी। फॉर्जरी के केस में ये नहीं भुगतेगा, कौन भुगतेगी, बैंक। बैंक और किससे वसूलेगी, ए से। लेकिन हाँ, डी उसका हक रखता है किसके थ्रू, बी, ए की बैंक से पैसे वसूलने में। ये है पूरी कहानी। होप कहानी आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो वापस रिवर्स करके देखो। मैं ब्रीफ में बोलता हूं, डी ने ए के कहने पे पी के लिए बनाया, ए शाणे ने पी को पकड़ दिया ए, और अपने बैंक से फॉर्जरी वाला चेक एनकैश करवा लिया। क्या डी बैंक से पैसे मांग सकता है कि ये फॉर्जरी है, तुमने पैसे कैसे दे दिए? हाँ मांग सकता है। ठीक है,
अब देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है इसको, और उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े, उनमें से सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज मेरे को इसी सॉल्यूशन की लगी है। The problem is based upon the privileges of holder in due course. Section 42 of Negotiable Instrument Act 1881 states that acceptor of a bill of exchange drawn in fictitious name and payable to the drawer's order is not, by reason that such name is fictitious, relieved from the liability to any holder. क्या कह रहा है ये कि एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल कौन था? वो बैंक जिसने पैसे दिए। ड्रॉन ऑन अ फिक्टिशियस नेम, कि किसके नाम पे बना? पी के नाम पे। क्या पी फिक्टिशियस नेम था? नहीं। पेबल टू ड्रॉवर्स ऑर्डर, कि ड्रॉवर्स के ऑर्डर पे उसने पेबल कर दिया, इज नॉट रिलीव फ्रॉम लायबिलिटी टू एनी होल्डर, वो रिलीव नहीं होता है अंडर अ कॉज क्लेमिंग अंडर अ एंडोर्समेंट बाय सेम हैंड। अब ये सारी जो चीजें है ना, ये वाली एक प्रॉब्लमेटिक लाइन है जो समझनी है अपन को। बहुत बेकार लैंग्वेज इन्होंने लिखी है। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लेमिंग अंडर एन एंडोर्समेंट, देखना ये क्लेमिंग अंडर एंडोर्समेंट बाय द सेम हैंड एज द ड्रॉवर सिग्नेचर, मतलब इसको बोलते हैं अपन फॉर्जरी, कि वो क्लेम कर रहा है कि एंडोर्समेंट किसने किया है? उसी बंदे ने जिसने ये जिसका ये ड्रॉवर सिग्नेचर है। तो यार ये जो कहलाती है फॉर्जरी है। फॉर्जरी करने से वो जो बैंक है, वो जो एक्सेप्टर है, वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीव नहीं होता, इज नॉट रिलीव फ्रॉम लाइबिलिटी। तो द डी the drawer can recover the amount from the check from A's banker. Yes, D can recover the amount. अब है ना, इंस्टीट्यूट ने इसके सॉल्यूशन का, यहां से ढंग से सुनना प्लीज, इंस्टीट्यूट ने इसके सॉल्यूशन का एंगल ही कुछ और दे दिया। क्या एंगल दे दिया उन्होंने? उन्होंने आंसर दे दिया किसके ऊपर? फिक्टिशियस नेम के ऊपर। फिर कह रहे हैं कि ये फिक्टिशियस नेम नहीं है। तो ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर तो कह रहे हो फिक्टिशियस नेम होगा तो फिर आप रिलीव नहीं होंगे, और नीचे तो फिक्टिशियस नेम था ही नहीं तो रिलीव हो जाना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहेगी कि ऊपर कह रहे हैं व्हेन ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम देन ही इज नॉट रिलीव, मतलब सर फिक्टिशियस नेम है तो वो रिलीव नहीं होगा, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फिक्टिशियस नेम नहीं है तो रिलीव हो गया ना। तो फिर वापस से डी, हाउ डी कैन रिकवर नाउ? अरे बेटा, इन्होंने आंसर फिक्टिशियस नेम का दे दिया है, लेकिन इन्होंने फॉर्जरी तो एक्सप्लेन करी ही नहीं। जो इन्होंने कहा एक्सप्लेन करी है सेकेंड लाइन में, कि अगर फॉर्जरी है तो भी वो रिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्जरी के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ है। डी ने पी लिखा था, ए नहीं लिखा था, तो डी उसकी बैंक से पैसे मांग सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर। तो जब हम आंसर बनाएंगे, सुन लेना भी, जब हम आंसर बनाएंगे तो हम यूं कहेंगे, सर ये होल्डर की डेफिनेशन, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन, और एज पर सेक्शन 42 फॉर्जरी के अगेंस्ट में ड्रॉवर के पास ये राइट है कि वो बैंक से पैसे मांग सकता है। इन दिस केस वो पी से ए हुआ था, तो फॉर्जरी करी थी ए ने। नाउ डी कैन रिकवर द अमाउंट, बस इतना लिखना है आपको और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अगर आप प्रोविजन ढंग से पढ़ोगे तो आप खुद आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूं मैं। Question number 2, discuss with reasons whether the following person can be called as a holder. तो भैया अगर ये क्वेश्चन पढ़ना है तो पहले आप वही पेज नंबर 18 पे जाके होल्डर की पूरी डेफिनेशन पढ़ के आओ। उसमें मैंने आपको समझाया था एंटाइटल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज एंटाइटल्ड फॉर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक्स हु ऑब्टेन्ड अ चेक ड्रॉन बाय वाई बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट मिला है, एंटाइटल्ड था, हाँ सर ये होल्डर है। ए द पेई ऑफ द चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है यार,
कि ए पे ऑफ द चेक, मतलब ए का नाम लिखा हुआ था चेक पे, उसको पैसे मिलने वाले थे, लेकिन कोर्ट ने उसको प्रोहिबिट कर रखा है, ऑर्डर फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट ऑफ द चेक। कोर्ट ने बोला इसको चेक का पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो वो होल्डर कहेगा नहीं, क्योंकि सर वो पोजेशन का भी अधिकार नहीं रखता, सॉरी पोजेशन का अधिकार तो रखता है लेकिन अमाउंट रिसीव करने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि कोर्ट ने उसको मना कर दिया। तो इसका आंसर है नो। एम, हु फाइंड्स अ चेक पेएबल टू बियरर ऑन द रोड एंड रिटेन्स इट। बियरर चेक था सर, उसको मिल गया, वो रिटेन कर रहा है, पजेस तो कर रहा है, क्या एंटाइटल्ड है? क्या पजेस करने का अधिकार रखता है? पजेस करना अलग बात है, पजेस करने का अधिकार रखना अलग बात है। तो अधिकार नहीं रखता, तो भाई एम तू भी मेरी नजर में होल्डर नहीं। बी, ये इसके आगे स्टार लगा देते हैं बी के लिए। ये इसमें एक ऐसी पॉइंट था जो नॉर्मल डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है, पर मैंने आपको लेक्चर में तो बताया था। बी, द एजेंट ऑफ सी, बी की बात हो रही है कि बी जो सी का एजेंट है इज इंटरेस्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट एंडोर्समेंट बाय सी। भाई इंस्ट्रूमेंट उसको दे तो दिया पर एंडोर्स नहीं किया। हु इज द पेई, जो सी पेई था ना, उसने एंडोर्स नहीं किया पर दे दिया कि ये बी तुरा। तो बी इज एंटाइटल्ड फॉर अ पोजीशन, क्योंकि वो एजेंट है तो वो उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में रख तो सकता है, एंटाइटल्ड तो है क्योंकि सी ने उसने खुद को दिया, इंटरेस्ट किया है। एंड बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेमेंट ऑल्सो। एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेमेंट ऑल्सो मतलब एजेंट है ना, प्रिंसिपल के अगेंस्ट में पैसे भी रिसीव करता है, तो एंटाइटलमेंट तो पोजीशन और पेमेंट दोनों का रखता है। लेकिन क्या बी उसको खुद के नाम पे केस कर सकता है क्या? नहीं सर, खुद के नाम पे केस नहीं कर सकता, केस तो उसको सी के नाम पे ही करना पड़ेगा और पैसे नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर बी भी होल्डर नहीं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई केस भी खुद करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, बी हु स्टील अ ब्लैंक चेक फ्रॉम ए एंड फोर्जेस ए सिग्नेचर। अबे यार ये तो बट ऑब्वियस है, एक तो चोरी किया, उसके ऊपर फॉर्जरी भी करी, तो होल्डर क्या? तू तो साले वो है, मुजरिम है मुजरिम। ठीक है, तो ये बी भी होल्डर नहीं। आप सॉल्यूशन पढ़ोगे आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए अब मैं आगे चलता हूँ। वन वाला डिफिकल्ट था इसलिए उसके ऊपर हमने टाइम दिया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। सॉल्यूशन आप रीड कर लेना। M drew a check amounting to 2 lakh payable to N, subsequently delivered to him. After receipt of check, N endorsed the same to C, but kept in his safe locker. M ने चेक बनाया N के नाम पे, N ने एंडोर्स कर दिया C को, पर उसको डिलीवर नहीं किया। एंडोर्स तो कर दिया, डिलीवर नहीं किया। बट केप्ट इट इन हिज सेफ लॉकर, उसकी तिजोरी में रख दिया। किसने? N ने। आफ्टर सम टाइम N डाइड, बेचारा N मर गया, एंड P फाउंड द चेक इन N सेफ लॉकर। P ने उसका लॉकर खोला और उसमें उसको C के नाम का चेक मिल गया। Does this amount to endorsement under the negotiable instrument act? क्या इसको एंडोर्समेंट माना जाएगा? नो। एंडोर्समेंट कंप्लीट होता है डिलीवरी से, एन ने डिलीवरी नहीं दी तो फिर ये एंडोर्समेंट नहीं माना जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ लेना, समझ में आएगा। फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन, M owes money to N, therefore he makes a promissory note for the amount in favor of N. M को पैसे देने थे तो उसने एक promissory note बना दिया। For safety of transmission, he cuts the note in half and posts one half to N. He then changes his mind and calls upon N to return the half of the note which he had sent. कहानी क्या हुई? M, मैं, N आपको, मुझे आपको पैसे देने थे तो मैंने आपको एक प्रोमिसरी नोट बना दिया। ठीक है, अब सेफ्टी पर्पस से मैंने पूरा प्रोमिसरी नोट नहीं भेजा आपको, फाड़ के आधा टुकड़ा भेज दिया कि आधा टुकड़ा बाद में डिलीवर होगा। बैंक भी करती है ना, एटीएम अलग भेजती है, एटीएम का पासवर्ड अलग भेजती है सेफ्टी पर्पस से। इसी तरीके से आधा एक भेज दिया और आधा बाद में भेजूंगा ताकि किसी और को मिलके वो फायदा ना उठाए। ठीक है, जब रिमेनिंग हाफ भेजने की बारी आई मैंने मेरा माइंड पलट लिया और मैंने मना कर दिया, अब मैं नहीं भेज रहा, आपके पास जो आधा पहुंच चुका है वो भी मुझे दो। तो फिर आगे क्या कह रहा है? He then changes his mind and calls upon N to return the half of the note which he had sent and requires M to send the other half of the promissory note. और N क्या कह रहा है? आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं दूं आधा, आप उल्टा रिमेनिंग पोर्शन मेरे को सेंड करो ताकि मैं उससे पैसे ले सकूं। Decide how rights of parties are to be adjusted. अरे भाई, promissory note N को डिलीवर होगा तो ही तो उसके ऊपर कोई राइट आएगा। प्रॉमिसरी नोट तो आधा ही डिलीवर हुआ है,
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी हो तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो ना, एक टुकड़ा मिल जाएगा तो डिलीवरी थोड़ी है, पूरा प्रोमिसरी नोट आएगा तो ही डिलीवरी है। तो उसने आधा ही दिया है, जब तक पूरा नहीं देगा तब तक ये प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो भाई एन, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, तो ये बचा हुआ आधा नोट भी उसको वापस कर दे, क्योंकि नहीं भी करेगा तो उस आधे नोट से तुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। और एम के पास अधिकार है, क्योंकि उसने पूरा नोट नहीं दिया था, तो वो चाहे तो उसका माइंड है, वो कभी भी चेंज करे, तो आप मनाओ उसको, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, तो रिमेनिंग हाफ भी अगर आपको दे देता है तो आपको कुछ अधिकार मिलेगा। ठीक है, पढ़ना, सब चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। P draws a bill on Q for rupees 10,000. Q accepts the bill. On maturity, the bill was dishonored for non-payment. P filed a suit against Q for payment of 10,000. Q proved that the bill was accepted for value of 7,000 and as an accommodation to the plaintiff for the balance amount of 3,000. Referring the provisions of the Negotiable Instrument Act 1881, decide whether P would success in recovering the whole amount of the bill. वापस से भाई, P आप Q, P ने बिल बनाया Q के नाम पे 10,000 का, आपने भोलपन में साइन कर दिया। भोलपन में क्या साइन कर दिया? आप और मैं अच्छे दोस्त थे, तो मुझे आपसे लेने थे 7,000। मैंने कहा भाई 7 तो मुझे लेने ही है, पर मुझे जरूरत है 10 की, तो प्लीज तू पूरे 10 का ही बिल साइन कर दे। 7 तो जो मुझे लेने हैं कंसिडरेशन वो, और 3,000 रुपए एज अ भाईचारे के रूप में तू मेरे को अभी साइन कर दे, ताकि मैं उसको डिस्काउंट करा के पूरे पैसे ले लूं, बाद में तुझे मैं वो पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो 7 था कंसिडरेशन, 3 था अकोमोडेशन। होप आप अकोमोडेशन समझते हैं। अब क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई आप पलट गए, आपने आपने दिए ही नहीं पैसे, आपने तो डिसऑनर कर दिया उसको, 10,000 दिए ही नहीं। और अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके खिलाफ केस करूं। ये क्या हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कोर्ट को कि भाई मुझे तो 7 ही देने थे, बाकी के 3 तो क्या है, इसका अकोमोडेशन है। तो क्या करूं, कितने देने हैं? 7 देने, 3 मत हैं, कोर्ट आप ही बताओ, क्योंकि मेरे को अधिकार हक के हिसाब से 7 ही देने। अब आपको ये जज करना है, क्या मेरे पास पूरे 10 रिसीव करने का अधिकार है कि सिर्फ 7 रिसीव करने का अधिकार है? कॉमन सेंस क्या कहोगे, ओनली 7? हाँ सर, कोर्ट भी अकोमोडेशन वाले बिल्स को एंटरटेन नहीं करती है, ये आप दोनों का आपसी मैटर है। कंसिडरेशन वाले बिल के लिए कोर्ट है आपके साथ। तो सेक्शन 44 ये कहता है कि जो कंसिडरेशन वाला पार्ट है वही उसके लिए एंटाइटल्ड है, पूरा पैसे तो उसको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 7,000 ही मिलेंगे। सोल्यूशन पढ़ना, यही बात है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन का ऑडियो नोट दे दूंगा। और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, 1 में आपको और क्लैरिटी है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक है, state briefly the rules laid down under the Negotiable Instrument Act for determining the date of maturity of the bills of exchange. Ascertain the date of maturity of bills payable 100 days after sight and which is presented for sight on 4th May. तो यार मैं तो रूल समझा देता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ आप पढ़ लेना, सही है। इसमें लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेक्शन 22 आपको रेफर करना है, लॉ की लैंग्वेज गई तेल लेने, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये बात है, कहीं भी आपको सेक्शन की एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं लिखनी है। सेक्शन क्या एक्सप्लेन करता है उसको आप अपनी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। सेक्शन नंबर सही होना चाहिए, उसका उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो सही होना चाहिए। तो कंटेंट क्या है भाई, कि बिल का ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है, कि जिस दिन बिल बनता है उसको काउंट नहीं करते, उसके बाद से काउंटिंग चालू होती है, जो भी ड्यूरेशन है वो काउंट करो और 3 दिन ग्रेस के दे दो। अगर 3 दिन ग्रेस के देने के बाद जो ड्यू डेट है वो इमरजेंसी हॉलीडे हो गई तो नेक्स्ट डे, और इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो उसका प्रीसीडिंग डे, उसके पहले वाला दिन। क्लियर? अब अगर बिल, ये मैंने पूरा रूल बता दिया आपको बेसिक। अगर बिल मंथ्स में है तो मंथ्स में क्या होता है कि मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि 5 तारीख को बिल बना, तो 5 तो काउंट होनी नहीं है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 6 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो अगले महीने की 5 को खत्म हो जाएगी, है ना। महीना कब खत्म हो जाएगा, 5 को बिल बना, 5 काउंट नहीं करना, 6 की स्टार्टिंग है, 6 से महीना स्टार्ट हुआ तो अगले महीने की 5 को खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने की 6 को तो नया महीने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कानून में क्या लिखते हैं कि अगर ड्यूरेशन इन मंथ्स है
तो जिस दिन बिल बनता है महीना उसी दिन खत्म हो जाता है। ये ऐसा लिखते हैं लॉ में, आप समझ जाना क्यों लिखते हैं, ठीक है। जिस दिन बिल बनता है उसी दिन महीना खत्म हो जाता है और 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं। लेकिन फिर अगर ड्यूरेशन किस में है, डेज में है, तो डेज वाला ड्यूरेशन तो आपको अच्छे से समझा है कि जिस दिन बिल बनता है उसको काउंट नहीं करते, उसके बाद डेज दिए जाते हैं, डेज दिए जाते हैं तो उसके बाद 3 दिन दिए जाते हैं, 3 दिन दिए जाते हैं तो इमरजेंसी और वो सारी बात। फिर इन्होंने एक बात और लिखी है इसमें, एक बात और समझाई, क्योंकि सारी बात समझा रहे हैं और ये क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स में आता है तो सब कुछ समझाना पड़ेगा आपको। एक बात इन्होंने और बताई कि यार अगर ड्यूरेशन मंथ्स में है और मान लो बिल बना है 29 जनवरी को, ठीक है, तो जिस दिन बिल बना है वो काउंट नहीं होगा, काउंटिंग चालू होगी 30 से और खत्म होगा फरवरी 29 को। अगर लीप ईयर नहीं है, फरवरी में 29 तारीख ही नहीं है, तो फिर वो कब खत्म हो जाएगा, 28 को, जिस दिन महीना एंड हो रहा है उसको। अगर बिल बनता है 31 को, तो फिर ये बिल कंप्लीट कब होता है, 31 को। फरवरी में 31 है ही नहीं, फरवरी में तो है ही 28, तो मंथ कब कंप्लीट माना जाएगा, 28 को। मार्च का 1 2 3 दिन उसका ड्यू, 3 मार्च उसकी ड्यू डेट है। ये सारी बात अपन फाउंडेशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये तो आप बस लैंग्वेज लिख लेना, एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि वो लोग कैसे लिखते हैं। आपसे ये लैंग्वेज थोड़ी बहुत आप उनके जैसी बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो जो मैंने बताया वैसा का वैसा अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो। पैराग्राफ तोड़ तोड़ के लिखोगे तो भी सही है, चलेगा। बस आपको लिखना है सेक्शन 22 और सेक्शन 23, ये याद रखना आप, ये सेक्शंस आपको लिखने हैं, बहुत जरूरी है, ये याद रखने हैं आप, ठीक है। और फिर इसकी ड्यू डेट निकाल के दे देना, फोर्थ में वाले की जो भी ड्यू डेट है। प्रेजेंटेड आफ्टर साइट है, ये पेबल आफ्टर साइट है, तो आपको पता है पेबल आफ्टर डेट, पेबल आफ्टर साइट और पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में रीजनेबल टाइम, आफ्टर साइट में एक्सेप्टेंस से टाइम काउंट होता है, आफ्टर डेट में जिस दिन बनता है उससे डेज काउंट होता है। ये सारी बातें आपको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, A draws a bill on B, B accept the bill without any consideration। ये लो भाई, अकोमोडेशन आ गया, B ने एक्सेप्ट कर लिया बिना कंसिडरेशन। द बिल इज ट्रांसफर्ड टू C विदाउट कंसिडरेशन। अब A ने भी ये बिल किसको दे दिया, C को। C ट्रांसफर इट टू D फॉर वैल्यू, इंपॉर्टेंट। C ने ट्रांसफर किया है किसके लिए, वैल्यू के लिए, मतलब D के पास तो क्या था, कंसिडरेशन में बिल आया, तो D तो कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। वेदर D कैन sue the prior parties of the bill, yes of course, D तो sue कर सकता है, लेकिन प्रायर पार्टीज आपस में स्यू नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कंसिडरेशन नहीं था। Whether the prior parties other than D have any right of action inter से, नहीं सर, D कंसिडरेशन वाला है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो तो स्यू कर सकता है, लेकिन प्रायर पार्टीज किसी का कंसिडरेशन नहीं था तो वो लोग स्यू नहीं कर सकते। समझ में आ गई आपको बात, पढ़ लेना, सारी लैंग्वेज इजी है, समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, 1-2 मिनट का ब्रेक, थक गया भाई मैं। Question number 8, Mr. V draws a bill, a check for of rupees 11,000 gives to Mr. B by way of gift। भैया गिफ्ट आ गया, गिफ्ट आ गया मतलब कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, होल्डर है क्योंकि एंटाइटल्ड टू पोजीशन है, एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी है, गिफ्ट मिला है भाई, पैसे लेने का अधिकार रखता है, तो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। स्टेट विद रीजन वेदर Mr. B is a holder in due course, sir, no. And Mr. D is entitled to receive, yes sir, क्योंकि ये होल्डर है और होल्डर is entitled to receive the money, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है, वही सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा समझाया और एक्सप्लेन कर दिया कि होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, मतलब वो पैटर्न, लॉ का पैटर्न आपको शब्द ने सिखाया ही होगा कि पहले आपको सेक्शन लिखना होता है, सेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, सेक्शन का कंटेंट लिखना होता है, फिर उस सेक्शन के कंटेंट के हिसाब से कहानी लिखनी होती है जो क्वेश्चन में दिया है, फिर थर्ड पैराग्राफ में कहानी और कंटेंट को दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। अगर नहीं बताया है तो सुन लो, 3 पार्ट में लॉ का क्वेश्चन होता है। पहला पार्ट आप लिखोगे सेक्शन और सेक्शन का कंटेंट, जो रियल कंटेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछाओ रियल कंटेंट जो होता है। सेकंड पार्ट आप वो जो क्वेश्चन में केस स्टडी है उस केस स्टडी को एक्सप्लेन करते हो कि देखो ऐसा 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 हुआ है। फिर तीसरे पार्ट में आप कंक्लूड करते हो कि सेक्शन ये है, हुआ ऐसा है, तो एज पर दिस सिचुएशन हमारा आंसर ये है, सेक्शन से रिलेट करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भोलेनाथ ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। आफ्टर हैविंग इश्यूड द चेक, Bholenath requested Surender not to present the check for payment and gave the stop payment request to the bank in respect of check issued to Surender. Decide
when under the provision of Negotiable Instrument Act 1881 whether the said acts of भोलेनाथ constitute an offense। जब कभी भी चेक के डिसऑनर की बारी आ जाए तो सबसे पहले लिख दो सेक्शन 138। क्या लिख दो? सेक्शन 138। 3 महीने के 30 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट होता है, 2 साल की जेल होती है और चेक से डबल अमाउंट की पेनल्टी लगती है और पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, 138 पहले लिख दो आप। अब क्या है सर के कहानी सुन लो। भोलेनाथ ने सुरेंद्र को चेक बना के दिया, कंसिडरेशन के लिए ही दिया होगा। सुरेंद्र उसको प्रेजेंट करे, उससे पहले ही भोलेनाथ ने उसको रिक्वेस्ट कर दी कि भाई भाई चेक मत लगाना, मेरे पास पैसे नहीं है, और बैंक को कह दिया कि भाई ये चेक को क्या कर दो, स्टॉप पेमेंट कर दो। क्योंकि अगर ये बैंक को नहीं कहता और ये चेक लगा देता तो फिर इसके ऊपर क्या लग जाता, वो चेक रिजेक्शन का, चेक जो बाउंस होता है उसके चार्जेस लग जाते बहुत सारे। तो इसने पहले ही स्टॉप पेमेंट करवा लिया। क्या ये ऑफेंस है? यस सर। एक बार आपने चेक साइन कर दिया तो तीर में से, सॉरी, कमान में से तीर निकल गया। अब जो तीर निकल गया उसको तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। आप उसको रिक्वेस्ट करो या फिर आप स्टॉप पेमेंट कर दो। आपके स्टॉप पेमेंट कर देने से और महज उसके बता देने से क्या आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गए? क्या नहीं, आपने रिक्वेस्ट करिए, वो एक्सेप्ट करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। अब अगर वो चेक लगाता है और चेक क्लियर नहीं होता, अब ये भी मत कहना कि मैंने तो स्टॉप पेमेंट करवा दिया था। क्यों करवाया भाई? यही तो तेरी ऑफेंस है। तूने चेक देने के बाद स्टॉप पेमेंट क्यों करवाया? ये तेरी ऑफेंस है। 138 में तू बाउंडेड है, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट और चेक का पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरा पढ़ना, अच्छे समझना आएगा। सेक्शन 138 और सेक्शन 140 पेनल्टी का आपको रेफरेंस दे रखा है, पढ़ना। और ये सोल्यूशन भी याद रख लेना। ये सोल्यूशन याद रख लोगे तो आपको इस चेक से रिलेटेड बाउंस होने के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में आप सेम कंटेंट लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड यार, ये अब्दुल सर शोर बहुत कर रहे हैं तो इनकी मैं थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर मुरलीधरन ड्रू अ चेक पेएबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर। मिस्टर व्यास और ऑर्डर। मिस्टर व्यास लॉस्ट द चेक एंड was not aware of the loss of the check। बेचारे की जेब से गिर गया, पता भी नहीं जेब से कब गिर गया, पता होता तो उठा ही लेता ना। The person who found the check forged the signature of Mr. Vyas। Important, most important ये लाइन है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन रीड कर लूं उसके बाद। जिसको चेक मिला उसने व्यास का सिग्नेचर फॉर्ज कर लिया और किसको दे दिया? एंडोर्स इट टू मिस्टर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को दिया एज द कंसिडरेशन ऑफ गुड्स बॉट बाय हिम फ्रॉम मिस्टर पार्श्वनाथ। जिसको भी मिला उसने पार्श्वनाथ से कुछ खरीदा होगा और उसको वो चेक दे दिया। तो मतलब पार्श्वनाथ तो क्या हो गया भैया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसको पता नहीं था सामने वाले के पास गुड टाइटल है कि नहीं, उसने गुड फेथ में ले लिया और विद कंसिडरेशन दिया है। मिस्टर पार्श्वनाथ एनकैश द चेक। उसने चेक क्या करवा लिया? एनकैश करवा लिया ऑन द वेरी सेम डे फ्रॉम द ड्रॉइंग बैंक। जिस दिन मिला उसी दिन एनकैश करवा लिया। मिस्टर व्यास इंटीमेटेड द ड्रॉइंग बैंक। उन्होंने बैंक को इंटीमेट किया अबाउट द थेफ्ट ऑफ द चेक आफ्टर 3 डेज। पेमेंट होने के 3 दिन बाद मिस्टर व्यास रोते रोते आते हैं कि आपने पार्श्वनाथ को कैसे दे दिया? ये चेक तो मेरे पास से क्या हो गया? चोरी हो गया। एग्जामिन द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग बैंक। अब यार कहानी क्या है? मुरलीधर ने चेक बना, किसने? मुरलीधर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुरलीधर। मुरलीधर ने चेक बना के दिया व्यास को, व्यास से खो गया चेक और व्यास ने, और जिसको मिला उसने पार्श्वनाथ को एंडोर्स कर दिया, व्यास का साइन फॉर्ज कर दिया। फॉर्जरी तो हुई लेकिन किसके साइन की? व्यास के साइन। चेक पे किसका साइन था? सर मुरलीधर का, है ना। चेक पे तो क्योंकि जो पैसे देगी, जो बैंक पैसे देगी, वो बैंक तो क्या कहेगी भाई कि हमारे पास तो किसका अकाउंट है? मुरलीधर का। हम जो चेक मैच करेंगे वो किसका करेंगे? मुरलीधर का। व्यास का चेक हम थोड़ी चेक, व्यास का जो साइन है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? मुरलीधर ने व्यास को दिया, अब व्यास उसको एंडोर्स करे कितने भी लोगों को, न जाने कितने लोग उसको एंडोर्स करेंगे, तो हम सबका थोड़ी साइन चेक करते थे। हमारे पास तो चेक आएगा, हम देखेंगे चेक पे जो अकाउंट होल्डर है उसका साइन है, हम पैसे दे देंगे। तो मुरलीधर का साइन थोड़ी फॉर्ज था। तो बैंक की कोई गलती नहीं है भाई। बैंक, अब बैंक के पास पैसे मांगने मत जाना। लेकिन अब गलती किसकी है? सर गलती है कि वो जो चेक जिसको मिला, पार्श्वनाथ की भी कोई गलती नहीं है, उसको तो इन ड्यू कोर्स मिला है, तो पार्श्वनाथ की भी गलती नहीं है। तो अब यार ये व्यास जाए पार्श्वनाथ के पास, पार्श्वनाथ इसको बताए किससे चेक मिला था, उसके पास जाए और उसके खिलाफ केस करे क्योंकि उसने इसका साइन फॉर्ज किया है, तो उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे उस बंदे से जिसको ये चेक मिला था उससे।
ठीक है, कंटेंट रीड करना, समझ में आएगा आपको। प्लीज कंटेंट रीड करना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। Question number 11. Mr. S. Venkatesh drew a check in favor of F, who was 16-year-old. भैया नाबालिग है छोरा, माइनर है, मेजर नहीं है। S ने चेक बना के दिया M को। M settled his rental dues by endorsing the check in favor of Mrs. A, the owner of the house in which he stayed. S छोरा कहीं पे पढ़ने आया होगा, वो कहीं पे किराए से रहता था, तो उसने अपने लैंडलॉर्ड को वही चेक दे दिया। ठीक है, the check was dishonored by when Mrs. A presented it for payment on the ground of inadequacy of fund. S ने दिया M को, M ने दिया लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड में बैंक में लगाया, पैसे नहीं मिले क्योंकि S के खाते में पैसे नहीं थे। फिर advise Mrs. A how she can proceed to collect her dues. भाई माइनर है, माइनर पार्टनरशिप में भी तो पढ़ा होगा, माइनर कैन बी अ पार्टनर ओनली फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट द लॉस। तो यहाँ पे भी वही है, माइनर पार्टी बन सकता है ओनली टू बाइंड अदर्स, सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने के लिए पार्टी बन सकता है, वो लायबल नहीं है। अब पैसे किसको देने थे? एस को। एस तो था मेजर, माइनर कौन था? एम। छोरे की गलती भी नहीं थी, उसने तो एंडोर्स किया था। तो अब आंटी जिसको चेक मिला किससे? एम से, तो वैसे तो उनको स्यू करना चाहिए एम को। अगर एम मेजर होता तो आंटी एम को ही स्यू करती, क्योंकि तूने चेक दिया और ये तो क्लियर हुआ ही नहीं, तो लाला पैसे ला के दे, मैं नहीं जानता इसको, मैं इसको जानती ही नहीं, तू जान, एस जाने, मेरे को तो तू ही पैसे देगा। अगर एम मेजर होता तो, पर एम मेजर नहीं है, एम माइनर है, तो माइनर तो पिक्चर में से ऐसे डुबकी मारेगा कि जैसे था ही नहीं। कहानी में कौन रह जाएगा? सिर्फ वो आंटी और वो एस वेंकटेश। आंटी स्यू कर सकती है एस वेंकटेश को और एस वेंकटेश पैसे देगा। अगर माइनर के साथ चोट होती तो माइनर भी आंटी और एस वेंकटेश दोनों को केस कर सकता है। मतलब माइनर सबको बाइंड कर सकता है पर किसी से भी बाउंड हो नहीं सकता। क्लियर? रीड करना, समझ में आएगा। What are the circumstances under which a bills of exchange can be endorsed, dishonored by non-acceptance? Also examine the consequences if check gets dishonored for insufficiency of the fund. By check dishonored, insufficiency of fund, section 138, और वो circumstances for dishonor by non-acceptance, मतलब हम एक्सेप्ट कराने गए, छोरे ने एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है? नोट में भी अच्छे से पॉइंट लिख के दे रखा है, इसमें भी वही सारे पॉइंट दे रखे हैं। लैंग्वेज है, रीड करना, समझ में आएगा, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं ये 5-6 पॉइंट रीड करके भी सुनाऊंगा ना आपको, ये 6 पॉइंट, तो भी बस वीडियो का टाइम नहीं जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा, आप भी पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। Rama executes a promissory note in the following form: I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. रमा ने promissory note बना दिया कि 3 महीने बाद मैं पैसे दूंगी। हम पूछेंगे किसको? ये तो बोला ही नहीं। हाँ, तो नहीं बोला तो क्या हुआ सर? ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है? बियरर है। ओ भाई साहब, बियरर वो भी प्रोमिसरी नोट, तो सरकार हो क्या आप जो करेंसी पेपर छाप छाप के दे रहे हो? प्रोमिसरी नोट बियरर हो सकता है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। प्रोमिसरी नोट कैन बी ऑफ 2 टाइप, बियरर एंड ऑर्डर। इसमें ऑर्डर नहीं था तो ये बन गया बियरर। हो तो सकता है, पर आरबीआई एक्ट ने साफ मना कर रखा है। किसने मना कर रखा है? आरबीआई एक्ट। सेक्शन नंबर नहीं लिखना क्योंकि आरबीआई एक्ट हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो सेक्शन वेक्शन भी आप दे लेने। ये बात आपको याद रखनी है कि बियरर प्रोमिसरी नोट मतलब आपका वो करेंसी पेपर, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, साइन करता है गवर्नर। ठीक है, तो वो तो सिर्फ आरबीआई इशू कर सकती है, आप लोग इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो बियरर प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी इशूड एज पर आरबीआई एक्ट। ये है आपका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन, C issues a check for 55 lakh in favor of D. C has insufficient amount, sorry, my mistake. C has sufficient amount in his account with the bank. The check was not presented within reasonable time. सी ने चेक दे दिया डी को, 55 लाख का चेक था, काफी भारी चेक था। अब वो चेक जब डी ने लगाया, पहले तो उसने टाइम पे लगाया नहीं, रीजनेबल टाइम पे नहीं लगाया भाई, लेट हो गया लगाने में, और लेट हो गया तो आगे देखो।
रीजनेबल टाइम पे नहीं लगा, यहां तक की कहानी है। इन द मीन टाइम सी बिकेम बैंकरप्ट। अब साले टाइम पे लगा देता ना, उसके खाते में पैसे थे, उसने बोला सफिशिएंट अमाउंट है, हाथों हाथ लगा देना सर, आगे फ्यूचर का भरोसा नहीं है। अब वो लेट हो गया बीच में, इन द मीन टाइम सी तो हो गया दिवालिया घोषित, बैंकरप्ट। डिसाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 whether D can recover the amount from C। अरे भाई साहब, चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, प्रेजेंट तो रीजनेबल टाइम पे ही करना है। रीजनेबल टाइम में नहीं करा तो जो एक्सेप्टर है वो भाई लायबल नहीं है, मतलब जिसने चेक बनाया है वो लायबल नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये ट्विस्ट मेरे को भी, मतलब मैं एज अ कॉमन सेंस इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर यही रूल है कि डी आपको रीजनेबल टाइम में जमा कराना था। अब डी पूछ रहा है रीजनेबल टाइम क्या है। सर ये तो मैटर ऑफ फैक्ट्स कि आपकी और सी की माली हालत कैसी है, 55 लाख रुपए आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये मैटर ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। और किस सिचुएशंस में दिया गया है, वो सारी बातों को देखते हुए रीजनेबल टाइम तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। कानून में कहीं रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं दिया, ये पता है हमको, रीजनेबल टाइम से आप ले लो। सी ने आपके लिए पैसे रोक के रखे थे, आपने चेक नहीं लगाया, वो पैसे कहीं और उड़ गए, तो अब सी लायबल नहीं है। बीच में कोई नुकसान हो गया सी को, अब देखो सी ने खुद ने नहीं निकाला, सी हो गया बैंकरप्ट। बैंकरप्ट हो जाएगा तो वो पैसा उसका हो जाएगा होल्ड, सारी चीजें हो जाएगी होल्ड। तो भाई अब सी आपको लायबल नहीं है, क्योंकि आपने क्यों नहीं निकाला, निकाल लेते तो मिल जाता पैसा। अब सी को तो रियली में नुकसान हो गया, ये अपन ने पढ़ा था कि सी को तो क्या हो गया, अब बीच में नुकसान हो गया, तो अब वो तो लायबल नहीं है। आप बैंक से मांगो, कोर्ट से मांगो, कोर्ट से मांगो, कोर्ट देगी आपको पैसा। तो यहाँ पे कोर्ट से मतलब है कि बैंक से, कि आप वो पैसा बैंक से रिकवर करने के हकदार हो, क्योंकि उन्होंने होल्ड करके बैठा है। तो वो जो कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स होगी, उसके थ्रू आपको जो पैसा मिलने वाला होगा वो प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा। सी तो हो गया बाइज्जत बरी। क्लियर? तो ये आपके सारी चीजें कंप्लीट हुई। मेनली तो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, जिसकी लैंग्वेज उन्होंने बहुत डिस्टॉर्टेड वे में दे रखी है। वो पढ़ना, लैंग्वेज को इग्नोर करना, आप अपना आंसर खुद फ्रेम करना, नहीं समझ में आता है तो मुझसे वापस बोलना, मैं आपको कॉल पे या ऑडियो नोट पे समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा।